नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। जल्दी से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइव ले आइए। और हमारे सेशन की खास बात क्या है, हम क्वेश्चंस से आंसर नहीं पढ़ते बल्कि उस क्वेश्चंस की जासूसी करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा ये सेशन इम्पोर्टेंट किस किस के लिए है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप नए यूज़र हैं तो आप 5 मिनट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और यदि सजेशन हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस आप 5 मिनट तक इस वीडियो को देखिए, यदि आपको समझ ना आए तो आप बेशक जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूँ मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसके ये सभी क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस उसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुल डाटाबेस सामग्री का व्यू होता है। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, आप आंसर को सोच लीजिए, फिर आपको आंसर बताना है। तो चलिए, तो आपने सोच लिया होगा कुल डाटाबेस सामग्री का व्यू होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू। ना तो इंटरनल व्यू होता है, ना एक्सटर्नल व्यू होता है, ना फिजिकल व्यू होता है। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाले हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम आज आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे और लैन वैन नेटवर्क के बारे में भी जानेंगे और स्टार टोपोलॉजी पढ़ेंगे। तो बने रहिए सेशन के साथ। ये 20 क्वेश्चंस का सेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डाटाबेस प्रणाली के आर्किटेक्चर का एक्सटर्नल लेवल होता है। आपको मिलते हैं 2 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू लेवल। तो एक डाटाबेस प्रणाली के जो आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर का जो एक्सटर्नल लेवल होता है वह होता है व्यू लेवल। और इससे पहले था डेटाबेस सामग्री का व्यू होता है कॉन्सेप्चुअल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डीबीएमएस भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जाता है। ये क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये अजीब नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस में कोई ऐसे ही उठा कर नहीं लाया, ये मैंने बता दिया, एमपीएसआई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डीबीएमएस भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जाता है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, इसके बाद डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर लैंग्वेज, इसके बाद क्वेरी लैंग्वेज। जल्दी से आपको मिलते हैं 3 सेकंड, सोच लीजिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, DML। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चंस है हमारे लिए जानने लायक, तो हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो DBMS क्या है? एक भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह कार्य करता है। DBMS एक भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। इसके अलावा DBMS में क्या किया जाता है? डाटा को संग्रहित किया जाता है जो कि अपनी सुविधाजनक होता है, यानी जो अपने लिए क्या होता है, सुविधाजनक होता है। और डीबीएमएस में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए रो और कॉलम का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में इतनी जानकारी महत्वपूर्ण है तो वो मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूं आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो डीबीएमएस क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें डाटा का संग्रहित किया जाता है और इसमें डाटा के लिए रो और कॉलम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एंटिटी के गुण हैं। निम्न में से एंटिटी के गुण हैं ग्रुप, टेबल, एट्रीब्यूट, स्विचबोर्ड। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एट्रीब्यूट। तो प्रत्येक एंटिटी सेट की कुछ विशेषताएं होती हैं। एंटिटी के बारे में जान रहे हैं हम, क्या होता है ये एंटिटी, और एट्रीब्यूट के बारे में इसके बाद जानेंगे। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमेशा रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है।
तो जो प्रत्येक एंटिटी रहता है उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर रहती हैं। अब जैसे ईआर मॉडल रहता है, ईआर मॉडल में इन विशेषताओं को अंडाकार गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा इनके बीच में एट्रीब्यूट तथा नाम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 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 एक एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट में क्या होता है, जैसे फैकल्टी आईडी हो गई, फिर नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ज्वाइनिंग डेट हो गई और अपना सेक्स हो गया, मेल या फीमेल आदि ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यदि आपने इसको पहले नहीं पढ़ा है कभी तो ये आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इसी प्रकार आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो मैं क्वेश्चन से आपको पूरी थ्योरी भी क्लियर करा दूंगा। तो बस आप बने रहिए साथ में, मैं गारंटी देता हूं आपको। ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है, 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपका पूरा कंप्यूटर आ जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। एक एंटिटी के अलावा उसका जो एट्रीब्यूट रहता है उसका स्पष्टीकरण, एक एंटिटी के अलावा एक एट्रीब्यूट का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कि एट्रीब्यूट एंटिटी का सेट या मुख्य एट्रीब्यूट कहलाता है। यानी जो एट्रीब्यूट रहता है वही एंटिटी का एक सेट कहलाता है या फिर मुख्य एट्रीब्यूट वही होता है, यानी एट्रीब्यूट का जो सेट होता है। ठीक है, यदि एक से अधिक एट्रीब्यूट में यदि एक से अधिक की होती हैं तो उन्हें हम कैंडिडेट्स की कहते हैं। याद रखना है, ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, एक यदि उसमें एट्रीब्यूट में यदि एक से अधिक की रहती हैं तो उसे कैंडिडेट की कहते हैं। अब सभी जो कैंडिडेट्स की रहती हैं के बीच में एक प्राइमरी की होती है, यानी जो यदि उसमें एक से अधिक की हैं तो वो कैंडिडेट की हो गई। अब सभी कैंडिडेट कीज जो होती हैं उनके बीच में एक प्राइमरी की भी होती है। ठीक है, कई बार सिर्फ उसकी क्या होती है, कई बार अपन एक ही विशेषता से एंटिटी को नहीं पहचान सकते। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी प्राइमरी की को जोड़कर हम एट्रीब्यूटों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसके बारे में समझ गए होंगे, और यदि आपको ये समझ नहीं आया तो आप बस इतना याद रखिए, निम्न में से एंटिटी गुण कौन सा है, एट्रीब्यूट आपको रट लेना है। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आया, यदि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आपको समझ नहीं आएगा। इससे आगे थोड़े सरल क्वेश्चंस भी हैं, तो बने रहिए पूरा लास्ट तक। नेक्स्ट चलते हैं। डाटाबेस के एनवायरनमेंट में क्या नहीं होता, मेमोरी, स्टोर डाटा मैनेजर, डाटाबेस या डाटाबेस व्यवस्थापक। तो डाटाबेस के, अब डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस समझ लीजिए आप डाटा का एक बॉक्स, आप जिसमें सामान रखते हैं वो बॉक्स रहता है आपका, ऐसे जिसमें डाटा रखा रहता है वो क्या होता है, डाटाबेस होता है। ठीक है, तो इसमें देखो स्टोर डाटा मैनेजर उपलब्ध रहता है, इसमें डाटाबेस है तो इसमें डाटा लिखा ही रहता है। डाटाबेस व्यवस्थापक यानी आप डाटा को इधर से उधर व्यवस्था उसकी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी होता है। तो इसमें मेमोरी, अब मेमोरी के बारे में जान लेते हैं कि ये मेमोरी है क्या। डाटाबेस तो आप समझ गए कि डाटाबेस क्या होता है, एक डाटा को रखने का एक स्थान। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आता है, वो क्या है, एक डाटाबेस ही है। ठीक है, वहाँ पर डाटाबेस को रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी आपको पता होगा, कंप्यूटर की मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती हैं, और प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसको हम अस्थायी मानते हैं, जिसको हम रोम मानते हैं। ठीक है, रैम मानते हैं, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम क्या मानते हैं, स्थायी मेमोरी मानते हैं। और इसके अलावा इस मेमोरी को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले मेमोरी के रूप में हम किसका उपयोग करते थे, जो ड्रम मेमोरी कोर रहती थी और बबल मेमोरी, इस प्रकार की तकनीक का हम पहले प्रयोग करते थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत सारी मेमोरी के बारे में जानकारी दे दी है, तो मैं उस जानकारी को धीरे धीरे करके आगे आपको नई नई जानकारी बताता हूँ। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा।
नेक्स्ट चलते हैं, डाटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे करीब है? चलिए बताइए इसका आंसर। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आया है इसलिए मैंने इनको ऐड किया है, नहीं तो मैं सोचता तो इनको ऐड भी नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल। डाटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे करीब है? तो एक्सटर्नल। आप इनको बस याद रखिए, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। संभव डेटा मूल्यों का एक सेट कहा जाता है। जल्दी सोचिए आंसर। एट्रीब्यूटस, डिग्री, टपल, डोमेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि इनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे। ऐसे जानकारी देने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन जो एग्जाम में आती है आप वही जानकारी याद रखिए। एक डेटा शब्दकोश एक विशेष फाइल होती है जिसमें सभी फाइलों में सभी क्षेत्रों के नाम, सभी फाइलों में सभी क्षेत्रों की चौड़ाई, सभी क्षेत्रों के सभी फाइलों में डेटा प्रकार, ऊपर में से सभी। तो इसका आंसर सब बता देंगे, सरल ही है, ऊपर में से सभी। तो एक डेटा शब्दकोश की विशेष फाइल में क्या होता है, ये सभी उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 32 बिट आईपी योजना को संबोधित में सभी एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिस कंप्यूटर, डायरेक्टिव मास्क, ब्रॉडकास्ट, लूपबैक। जल्दी से आंसर बताइए। ब्रॉडकास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 32 बिट आईपी योजना को संबोधित में सभी ब्रॉडकास्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ओनली। यदि आपको ये पता है तो आप जरूर बताएं। पता 192.5.48.3 के अंतर्गत आता है, यानी ये जो पता है इसमें 1, 2, 3 डेसिमल यूज हुए हैं। तो ये जो पता है ये किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से बताइए। ये क्लास 3 के अंदर आता है, क्लास 3 के अंदर आता है। ये क्या होता है? ये यूआरएल का एक नेट सेटिंग के लिए पता होता है, यानी यूआरएल की एक नेट सेटिंग के लिए पता होता है। यूआरएल के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। और तो इसका उपयोग क्या होता है? ये यूआरएल का नेट सेटिंग का एक पता होता है, और नेट चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस पते का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करता है अगर कंप्यूटर एक बंद लूप में व्यवस्थित हो, सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय बिंदु पर संलग्न हो, सभी कंप्यूटर एक लंबी केबल से संलग्न हो, और कंप्यूटर कई पदानुक्रमिक केबलों से संलग्न हो। जल्दी से बताइए। अब इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी डिटेल्स में देने वाला हूं, तो जल्दी से पेटी पैक हो जाइए, सुनने के लिए तैयार रहिए। आपके पास टाइम है 2 से 3 सेकंड का, आप जल्दी से आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय कंप्यूटर पर संलग्न रहते हैं। अब होता क्या है, अब मैं इसको समझा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। इस नेटवर्क में क्या होता है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है, यानी एक मेन कंप्यूटर होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? कि एक अपना मेन कंप्यूटर है और उससे पूरे कंप्यूटर, यानी पूरे रूम के कंप्यूटर उससे जुड़े हैं मेन कंप्यूटर से। और बल्कि और जो दूसरे कंप्यूटर जैसे लोकल कंप्यूटर कैसे रहते हैं, वह सीधे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपस में एक दूसरे से, यानी जैसे एक से दूसरा पास वाला, पास से पास वाला, पास से पास वाला। लेकिन उसमें हानि क्या है? उसमें हानि है यदि बीच वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो नेट पूरे कंप्यूटर में बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें यदि, क्योंकि ये एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हैं, और एक केंद्रीय कंप्यूटर में नेट यदि आ रहा है, और भले ही इससे जुड़े वाले कोई सा कंप्यूटर यदि खराब हो गया तो खराब हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी कंप्यूटरों में नेट चलता रहेगा। तो ये क्या स्टार टोपोलॉजी होती है। और जो अपना लोकल कंप्यूटर सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है।
और बाकी इनको होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरी नेट व्यवस्था क्या हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, आप ये समझ लीजिए। और इसका फ़ायदा क्या है, इसकी लाइन बिछाने में लागत कम आती है, इसलिए अपन होस्ट कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इंटरनेट प्रदान करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, होस्ट कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब स्टार टोपोलॉजी क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। ये भी एक एड्रेस होता है, एक 127.0.0.1। ये क्या है, ये लूप बैक एड्रेस है। ये आपको एज इट इज याद रखना है यदि एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आता है तो आप उस पर लगा दीजिए। तो ये लूप बैक एड्रेस है, ठीक है। निम्न में से कौन सा OSI मॉडल में परतों की सबसे बड़ी संख्या का उपयोग करता है? ब्रिज, रिपीटर, राउटर, गेटवे। जल्दी से आंसर बताइए। गेटवे। राउटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। रिपीटर क्या होता है, आपने रिपीटर देखा होगा, जैसे ये डिस्क की डोरी जो लगी रहती है, एक निश्चित दूरी पर आकर जो नेटवर्क होता है वह कम हो जाता है, तो वहाँ पर हम रिपीटर लगा देते हैं, तो उससे नेटवर्क फिर से परफेक्ट हो जाता है। तो रिपीटर काम करता है, यानी कुछ दूरी के बाद उसी आवृत्ति में रिपीट करना किसी को, वो रिपीटर काम होता है। राउटर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम गेटवे के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं, गेटवे के बारे में जान लेते हैं। अब जो गेटवे की जो कार्यप्रणाली रहती है वह रूटर से तो बहुत अच्छी रहती है, यानी रूटर से तो उच्च स्तर की होती है, ठीक है। ये गेटवे रहता है, ये दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ सकता है। इसकी ये विशेषता है कि ये दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ सकता है। यदि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अलग अलग कई खंड हैं, तो जैसे मान लो एक आपके पास यूनिक्स का सिस्टम है और एक डॉस का सिस्टम है, ठीक है, तब इनके बीच नेटवर्किंग के लिए हम गेटवे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गेटवे ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं और ये दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है। तो गेटवे का मुख्य काम क्या है, नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। तो OSI में परतों की सबसे बड़ी संख्या का उपयोग कौन करता है, तो ये गेटवे इसका सही आंसर है। ये आपको याद, उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन जरूर क्लियर हुए होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट को चाहिए फिजिकल कनेक्शन, प्रोटोकॉल, और वह दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सरल ही है, इंटरनेट को चाहिए, फिजिकल कनेक्शन भी चाहिए और प्रोटोकॉल भी चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के माध्यम से ही इंटरनेट हमारा आता है। और इंटरनेट के लिए यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, एक TCP या IP प्रोटोकॉल है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी है, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं और जानकारी दूंगा। HTTP प्रोटोकॉल है और FTP प्रोटोकॉल है और SMTP प्रोटोकॉल है और टेलनेट प्रोटोकॉल है, टेलेंट जिसको बोलते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए, ये आगे भी आएंगे, तो मैं इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, आपके दिमाग में ये आ जाएं, ताकि मैं आगे पढ़ाऊं तो आपको ये अजीब ना लगे। अब इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट आपको मालूम ही होगा। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जैसे हम सूचना, मनोरंजन सेवाएं, ई-कॉमर्स, इन सभी में इंटरनेट का यूज़ होता है। और इंटरनेट के द्वारा हम www वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, जो कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाई गई है, तो जिसकी खोज की गई है टिम बर्नर्स-ली द्वारा, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और www द्वारा तो कुछ भी हम वर्ल्ड में कुछ भी खोज सकते हैं। और इंटरनेट का फ़ायदा क्या है,
इंटरनेट का फ़ायदा यही है कि हम मनोरंजन, घर बैठे हम मनोरंजन कर सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं। और इसके बाद ई कॉमर्स भी, आजकल हम बहुत सारी वस्तुओं को घर ही मंगा सकते हैं, वो क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। अब लेकिन इंटरनेट की कुछ हानि भी हैं, जैसे अपना डाटा चोरी हो जाता है और वायरस, अश्लीलता वगैरह, ये सब इंटरनेट की हानि है। आप फिजिकल कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल कनेक्शन क्या होता है? फिजिकल कनेक्शन बे कनेक्शन होते हैं, जैसे मॉडेम द्वारा टेलीफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, मोबाइल को डाटा केबल द्वारा कनेक्ट करना आदि फिजिकल कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कंप्यूटर को मॉडेम से जोड़ दिया तो फिजिकल कनेक्शन बोलते हैं ना। फिजिकल यानी शारीरिक। अब जो कंप्यूटर और मॉडेम है वो दोनों शारीरिक हैं, तो उन दोनों का कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन होगा। इसके बाद प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। जो कि हमारा इंटरनेट चलता है प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है, और इंटरनेट किस किस प्रोटोकॉल से चलता है मैंने ये आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ब्राउज़र के मुख्य कार्य क्या हैं? एक ब्राउज़र के मुख्य कार्य क्या हैं? जल्दी से बताइए। HTML को कंपाइल करना, HTML को इंटरप्रेट करना, HTML को डिकम्पाइल करना, CGI प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना, HTML को इंटरप्रेट करना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है, और मैंने HTML की जानकारी आपको पिछले वाली वीडियो में भी दी है। इधर अब उससे आगे की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। HTML, एक ब्राउजर के मुख्य कार्य क्या है? HTML को इंटरप्रेट करना, यानी एक ब्राउजर जो कार्य करता है वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बेस पर ही कार्य करता है। अब जो ब्राउजर होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि HTML दस्तावेजों को देखने तथा उन दस्तावेजों से संबंधित फाइलों तथा सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने में सहायक होता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी परत पर काम करता है? एप्लीकेशन परत, ट्रांसपोर्ट परत, नेटवर्क परत या डाटा लिंक परत? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन परत। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन परत। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये वह प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है, यानी जो नेटवर्क डिवाइस रहता है उसको ये मॉनिटर करने का काम करता है और कंट्रोल करता है। वह जो अभी मैंने इससे पहले बताया था, जो परत वाला एक कोई वो था, एक मिनट, चलिए होगा कोई, चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूं। यह एप्लीकेशन परत पर काम करता है। किस पर? ये एप्लीकेशन परत पर काम करता है। इसका आंसर भी ये एप्लीकेशन परत पर काम करता है। और एप्लीकेशन वह परत होती है जो प्रोटोकॉल और नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन परत जो अपना नेटवर्क डिवाइस रहता है उसको प्रोटोकॉल के माध्यम से मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और नेटवर्क इंटरनेट किससे चलता है? प्रोटोकॉल से चलता है। प्रोटोकॉल मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताए थे कि इंटरनेट के प्रोटोकॉल TCP, HTTP, SMTP और टेलनेट और FTP इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। और ये एप्लीकेशन परत क्या काम करता है? उसको मॉनिटर करता है और उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है? तो ये एक, जल्दी से बताइए। अनाधिकृत पहुंच मौजूद डिजाइन प्रणाली है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो फायरवॉल होती है वह कंप्यूटर में एक वॉल की तरह काम करती है, जैसा कि इसके नाम से ही है
कि फायरवॉल इस ये बॉल की तरह काम करती है जो कि हमें वायरस से बचाती है। आप इतना याद रखिए, जो कि हमें किससे बचाती है, वायरस से बचाती है, हैकिंग से बचाती है। ठीक है, ये हमारे ब्राउज़र द्वारा ही हमको उपलब्ध कराई जाती है। आपने फायरफॉक्स नाम से एक वो ब्राउज़र आता है, उसमें ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं। बस इसके बाद ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम वीडियो को इधर ही समाप्त करेंगे। और आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक पर्टिकुलर वाला वीडियो ले आएंगे, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के पूरे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। आप सजेशन दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। निम्न में से कौन सा एक है जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विंडोज एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। जल्दी से बताइए कौन सा एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है और ये विंडो के साथ ही डिफ़ॉल्ट रूप से आता है। ठीक है, इस पर आप अपन को जो भी करना है कार्य इंटरनेट संबंधी, इस पर आप वो कार्य कर सकते हैं जो कि विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से आता है। और इंटरनेट किससे चलता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है, और वो प्रोटोकॉल आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताए थे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह की एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी इसके बारे में बताया था, डाटाबेस वाले क्वेश्चन में, कि डाटाबेस जो है यानी डाटा रखने का एक बॉक्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वह डाटाबेस की एक एप्लीकेशन है। और ये इसमें जो डाटा रखना क्या कहलाता है? डीबीएमएस कहलाता है। ठीक है, डीबीएमएस या डाटा प्रबंधन अपन कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम क्या करते हैं? डाटाबेस रखते हैं, और किसके माध्यम से? डीबीएमएस के माध्यम से रखते हैं। ये हमको डाटा को एडिट करने की, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने की सुविधा प्रदान करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम 20-20 क्वेश्चन करके चल रहे हैं और ओनली ये 25 मिनट की वीडियो है। इससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये क्वेश्चंस थोड़े अजीब जरूर हैं, लेकिन ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम MPSI में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।